जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कुछ जगह तेज बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में भी कल कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह गरज के साथ बारिश की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश समेत कुछ हिस्सों में चलेंगी तेज हवाएं। और असम और मेघालय में सुबह शाम के वक्त कुछ स्थानों पर रह सकता है हल्का कोहरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने का अनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। हम सब की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। आज के मौसम खबर में हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कल अलग अलग जगह गरज के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। कल उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर बिजली की चमक के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कल कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसी तरह की तेज हवाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ जगह चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन गरज के साथ जोरदार बारिश के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड में कल यानी 15 नवंबर को अलग अलग स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में से राजस्थान में कल इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी होने की संभावना है। साथ ही कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह हल्की बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत पानी बरस सकता है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश का अनुमान है। केरल में आज और कल कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। तटीय कर्नाटक में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल बारिश नहीं होगी। तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल कई स्थानों पर बारिश के आसार है। तेलंगाना में 2 दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। रायलसीमा में 2 दिन अलग अलग जगह बूंदाबांदी हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज कई जगह तो कल कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही 2 दिन लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज और कल मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसके अलावा गांगे, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है, जबकि ओडिशा में आज और कल मौसम साफ रहने का अनुमान है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं होगी, जबकि पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी भारत के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। आज और कल कोंकण, गोवा में भी मौसम साफ रहने का अनुमान है। और अब आइए बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश की। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कई जगह बारिश दर्ज की गई। केरल के कई इलाकों में भी बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में जगह जगह बारिश दर्ज की गई।
रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलीं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग अलग जगहों पर तेज हवाएं दर्ज की गईं। केरल में भी कई जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलीं। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डालते हैं तापमान की स्थिति पर। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान के साथ। ओडिशा, झारखंड और बिहार में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसी तरह का अधिकतम तापमान केरल के कुछ हिस्सों में भी नजर आया, जबकि विदर्भ के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तटीय कर्नाटक में कई जगह तो तेलंगाना में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उधर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भी तापमान की यही स्थिति नजर आई। इसके विपरीत राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सबसे अधिक तापमान तटीय कर्नाटक के बचवे में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 37.2 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसी तरह झारखंड के कुछ हिस्सों में भी तापमान की यही स्थिति नजर आई, जबकि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ओडिशा के कई भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके विपरीत सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रहा। यहाँ तापमान रहा 9 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश इस वक्त कोरोना के प्रकोप से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। सुबह शाम एक ठंडी हवा का एहसास हम सभी कर सकते हैं, लेकिन एक हल्की सी धुंध भी छाई रहती है जो कि प्रदूषण है। वायु प्रदूषण से इस वक्त दिल्ली और आसपास के लोगों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है और इसी के तहत मरीजों के आंकड़े कोरोना और प्रदूषण की वजह से बढ़ते जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों की वजह से कोरोना के फैलने की आशंका ज्यादा है। इसके लिए तमाम अधिकारी अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मरीजों के बढ़ते आंकड़ों पर काफी हद तक काबू किया जा सके। लगातार लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं जरूरतमंदों को निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या तैयारी की गई है, आइए जानते हैं। हमारे पास एनजीओ के सहयोग से मास्क का निर्माण किया जा रहा है, मास्क की सिलाई की जा रही है। अभी देखेंगे साथ के प्रीमाइसेस में ही मास्क बनाए जा रहे हैं और उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कर रहे हैं, नॉट करेंगे, कर रहे हैं। तो इसमें हमारा मेन टारगेट है जो गरीब तबके के लोग हैं और ख़ास कर बुजुर्ग लोग हैं और सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे एक फ़ायदा ये केवल नहीं है कि हम उनको मास्क दिला दिया, अवेयरनेस भी आती है लोगों में कि भाई जब सरकार इतना कर रही है तो उनका भी कोई कर्तव्य है और लोग मोटिवेट होते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अक्टूबर-नवंबर माह में प्रदूषण की समस्या विकराल रूप ले लेती है, जिसका एक कारण पराली जलाना है। हालांकि इस साल पराली जलाने पर काफी हद तक नियंत्रण किया गया है। जिन इलाकों में पराली जलाने की छुटपुट घटनाएं सामने आई है, वहां चालानी कार्रवाई तो की ही गई है। साथ ही किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। लेकिन हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों ने आबो हवा को इस तरह से प्रदूषित कर रखा है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना लाजमी है। इस दायरे में हर इंसान आता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर हो सकता है। पराली जलाने के लिए जैसा कि आप हर किसी को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी और एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स भी काफ़ी काम कर रहे हैं। उन्होंने बायोडिकम्पोजर डिस्ट्रीब्यूट किया है किसानों को। हमारे ज़िले में भी हमने जागरूक, जो हमारे कुछ एरिया है जहाँ पे कृषि कार्य होता है और पराली की संभावना है, वहाँ पे हम लोगों ने नाइट सर्विलियंस टीम लगा रखे थे। दिन में भी हमारे लोग फील्ड में घूमते थे और इसके चलते काफ़ी कम इक्का दुक्का केस ऐसे हुए हैं जहाँ की पराली जला था और उन पे हम लोगों ने चालान किए थे। तो हमारा एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एरिया को तो अपने कंटेन कर लिए थे हम लोग। पास के पड़ोस के जो स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे बड़े मात्रा में ये पराली जलाने का होता है और वहाँ की गवर्नमेंट भी कर रही है और साथ साथ वहाँ भी बायोडिकम्पोजर का जो है चलन हमें बढ़ाना चाहिए। इससे ना केवल पॉल्यूशन घटेगा बल्कि किसानों को भी फायदा होगा। दिवाली की रात इस्तेमाल होने वाले पटाखे प्रदूषण को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। वहीं कोरोना काल में ये और भी घातक हो सकता है। इसीलिए समस्या में इजाफा करने से बेहतर है उसको कम करना है, और ये तब ही संभव है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे, दिवाली बिना पटाखों वाली मनाए और पर्यावरण की रक्षा करे। वहीं डॉक्टर का कहना है कि कोरोना और प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, साथ ही थोड़ी थोड़ी देर में हाथ साबुन से साफ करते रहें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। बिहेवियरल चेंज की इस समय सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। इस समय फेस्टिवल मूड में लोग हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, निकल रहे हैं। उन्हें अब ये समझना पड़ेगा कि अभी बीमारी गई नहीं है। कुछ पकड़ जरूर बीमारी पर हमारी बनी है कि हमें पता चला है कि इसका कैसे इलाज संभव है, पर बीमारी अभी भी बहुत ख़तरनाक रूप में है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हम अभी प्रिवेंशन के तरीके बता रहे हैं लोगों को कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को साफ रखें और अपने हाथों से अपने फेस को ना टच करें बार बारी। लोगों से मिलते समय हम 2 गज की दूरी को पूरा बना के रखें। जितना हो सके घर के बुजुर्ग लोग अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। और जो यंग पॉपुलेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो भी ये समझे और जाने कि अभी ये खुलने का टाइम नहीं है, यार दोस्ती में मिलने मिलाने का टाइम नहीं है। अभी हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए घरों में ही रहना है, या अपने काम की जगह पर जहाँ पर भी हम रह रहे हैं वहाँ पर ही पूरी सावधानी बरतें।
हमारा देश अभी उस दौर से गुजर रहा है जिस समय लोगों को हर कदम समझदारी से दिखाना होगा, क्योंकि प्रदूषण और कोरोना पर तब ही जीत मुमकिन है जब हर भारतीय अपनी जिम्मेदारी दिखाए। तो अभी आपने देखी एक विशेष रिपोर्ट। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चना की खेती की। हमारे देश में चने की खेती लगभग सभी प्रदेशों में की जाती है, लेकिन अगर आप भी करना चाहते हैं इसकी खेती तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। चने की बुआई अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक होती है। अभी इसकी पछेती बुआई की जा सकती है। जहां सिंचाई के साधन है वहां 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 60 किलो बीज चाहिए, जबकि बारानी इलाकों में इतने ही रकबे के लिए 75 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और गहराई 10 सेंटीमीटर। सिंचाई की बात करें तो बुआई के 45 दिन बाद और फिर 75 दिन बाद 2 सिंचाई जरूर करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। चने में अंगमारी रोग होने का खतरा बना रहता है। बचाव के लिए बीजों को बुआई से पहले ही शोधित कर लें। इसके अलावा बीज को उपचारित जरूर कर लें। अलग अलग इलाकों के लिए पूसा संस्थान दिल्ली ने अलग अलग किस्में तैयार की है। पूसा 372 देसी किस्म है। इसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाया जा सकता है। इसकी पछेती बुआई करने पर 1 हेक्टेयर में 18 से 22 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा 372 की खूबी ये है कि इसमें मृदा जनित रोगों जैसे मुरझाना और जड़ गलन से लड़ने की क्षमता होती है। दाल और बेसन बनाने में ये काफी उपयोगी है और 140 से 145 दिनों में पक जाती है। तो अभी आपने आज की फसल में चना की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। पश्चिमी पंजाब में तैयार धान की कटाई किसान पूरी कर ले। पश्चिमी पंजाब में ही किसान गन्ने की रोपाई करते रहें। पंजाब में इन दिनों आलू की बुआई की जा सकती है। हरियाणा में भी आलू की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। हरियाणा में उन्नत किस्म की गोभी लगाएं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गेहूं की बुआई का काम किसान कर सकते हैं। खेतों में पर्याप्त नमी को देखते हुए इस समय गेहूं की बुआई किसान पूरी कर लें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में जल्द से जल्द आलू की रोपाई पूरी करें। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कृषि और मौसम से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में सरसों की बुआई किसान जारी रखें। छत्तीसगढ़ के ही मैदानी हिस्सों में आलू, तुरई, मटर और चना किसान लगा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में रबी की फसलें बोने का काम तुरंत कर लें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाके में लहसुन, मटर और किसान सरसों की बुआई करें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी हिस्सों में चना और आलू की बुआई किसान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पठारी इलाकों में रबी की मूंग और मसूर किसान लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान कुसुम की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसान केले और पपीते की रोपाई करते रहें। और अब एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कल अलग अलग जगह गरज के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। कल उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर बिजली की चमक के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कल कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसी तरह की तेज हवाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ जगह चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन गरज के साथ जोरदार बारिश के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। और अब आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो इसके साथ ही मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।